मॉर्निंग डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बट एज पर माई टाइमिंग, सो अभी तो इवनिंग है। चलिए, सो सर इस वाले वीडियो में क्या करेंगे? तो इस वाले वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ कारो 2020। ठीक है, सबसे पहले तो कारो 2020 का कुछ मैं बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पूरे वीडियो में मुझे नहीं पता कि मैं इस एक वीडियो बनाऊंगा, दो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका पूरा कारो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जहां मुझे लगेगा मुझे तेज जाना है मैं वहां थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा, मुझे लगेगा नहीं ये वाला क्लॉज थोड़ा डिफिकल्ट है तो वहां मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। ठीक है, आज सुबह भी मैंने क्लास ली थी अभी कारो की, तो बस उसी का थोड़ा सा लिखा हुआ चीजें यहाँ रखी हुई है, बट कोई इशू नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो हम लोग फ्रेश, एकदम फ्रेश माइंड से, ठीक है, एकदम फ्रेश पेज से शुरू करेंगे अपना कारो कारो 2020। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और आईसीआई हमेशा, अभी तक मैंने जितने पेपर देखे हैं न्यू सिलेबस में, आईसीआई 6 से 8 नंबर के लिए कारो को टेस्ट करती ही करती है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं कारो की। तो कारो का वेटेज 6 to 8 मार्क्स का है। अच्छा, पहले कारो को हम लोग बोलते थे, मतलब पहले कारो 2016 हुआ करता था, अब कारो 2020 आ गया है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो हम लोग कारो पढ़ रहे हैं ये रिवाइज्ड है, ये एक रिवाइज्ड वर्जन है। अच्छा, पहले मैं कारो की कुछ बात बता दूं आपको। सबसे पहली बात, कारो एप्लीकेबल होता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका क्लाइंट कौन है, जब आपका क्लाइंट बॉडी कॉर्पोरेट है। मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा। जब आपका क्लाइंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब अगर आपका क्लाइंट बॉडी कॉर्पोरेट है तभी कारो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, ये सब चीजों में कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। कारो क्या है सर? कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग है। कारो क्या है? कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग है जो चार्टेड अकाउंटेंट करता है कई सारे मैटर्स पे, अलग अलग मैटर्स पे। और वो मैटर्स आपके लिखे हुए हैं क्लॉज 1 से क्लॉज 21 तक, तो हमें टोटल 21 क्लॉजेस पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जब भी चार्टेड अकाउंटेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट की ऑडिट करता है, जब भी चार्टेड अकाउंटेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट की ऑडिट करता है, तो उस ऑडिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऑडिट को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। उस ऑडिट को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। ठीक है, तो उस केस में चार्टेड अकाउंटेंट एक मेन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करता ही है। उस केस में चार्टेड अकाउंटेंट एक मेन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करता ही है, बट साथ ही साथ एक एडिशनल रिपोर्ट भी इशू करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कारो। एक एडिशनल रिपोर्ट भी इशू करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कारो। तो पहले आपको बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मैं डायरेक्टली टॉपिक में जंप नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड ही नहीं समझेगा तो बेकार है फिर। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बोला, मैं कुछ चीज पहले हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेटेज 6 to 8 मार्क्स है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले कारो 2016 हुआ करता था। कारो एप्लीकेबल होता है ओनली इन दी केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कारो क्या है? कारो सर एक एडिशनल रिपोर्टिंग है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। कितने क्लॉजेज हैं? 21 क्लॉजेज हैं। मतलब सर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में हम एक मेन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी एडिशनल रिपोर्टिंग के लिए कारो भी इशू करते हैं। तो कारो कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, एक एडिशनल रिपोर्टिंग है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करनी होती है। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। और इनकेस आपको कुछ लिखना हो तो आप साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा, या आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शन भी होता है पॉज करने का, आप पॉज करके या थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड्स बैक करके आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
मैंने जहां अभी यहाँ पे लिखा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट के केस में एप्लीकेबल होता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इसके 6 एक्सेप्शंस है, सुनिएगा। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका क्लाइंट वन पर्सन कंपनी है तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब वन पर्सन कंपनी ऐसे तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट सिंस ये एक्सेप्शन में आ गया तो ये इसमें कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका क्लाइंट एक स्मॉल कंपनी है तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर आपका क्लाइंट सेक्शन 8 कंपनी है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 8 कंपनी वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, अगर आपका क्लाइंट एक बैंकिंग कंपनी है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, अगर आपका क्लाइंट एक प्राइवेट कंपनी है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा बहुत आराम से। मैंने अभी आपको क्या बोला कि कारो एप्लीकेबल होता है ओनली इन द केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बट इसके कुछ 6 एक्सेप्शंस हैं। वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मतलब ये 6 केसेस में आपका कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट प्राइवेट कंपनीज के केस में इन्होंने एक्सेप्शन तो दे दिया, बट एक्सेप्शन के साथ कुछ कंडीशन भी अटैच कर दी है। एक्सेप्शन के साथ कुछ कंडीशन भी अटैच कर दी है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि प्राइवेट कंपनी को कारो तभी एप्लीकेबल नहीं होगा जब प्राइवेट कंपनीज में वो सारी कंडीशन हमें फुलफिल्ड दिखेगी। वो सारी कंडीशन हमें फुलफिल्ड दिखेगी। अब वो कंडीशंस क्या है, मैं आपको क्विकली अपने पीपीटी से समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल रहा है, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं मैं आपको क्विकली एक बार अपनी पीपीटी से पढ़ा दे रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी सबसे पहली कंडीशन ये है कि सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए ऑफ पब्लिक कंपनी। आपने लॉ में पढ़ा होगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बन जाती है या होल्डिंग बन जाती है ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीम टू बी पब्लिक कंपनी। उसको फिर हम प्राइवेट कंपनी नहीं मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब आप मुझे बताओ, जब वो पब्लिक कंपनी ही बन गई तो कारो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। दूसरा, उसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अप टू 1 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, टोटल बोरिंग एट एनी टाइम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही सेम लिमिट है अप टू 1 करोड़। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं और बोरिंग के केस में एट एनी टाइम देखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, फिर आपका रेवेन्यू 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, मतलब इस पे ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आएगा। ठीक है, तो वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर अब ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे क्या क्या कंडीशन है? आप सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए फॉर पब्लिक कंपनी। आपका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर अगर 1 करोड़ है तो फिर आप बच गए। अगर 1 करोड़ है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ से 1 रुपए भी ऊपर है तो कारो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। आपकी बोरिंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी कंडीशन थी। चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सीधे क्लॉज नंबर 1 से। ठीक है, आई थिंक अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया होगा। एक सेकंड में बस चेक कर लूं मेरा ऑडियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है क्या। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। ठीक है, फिलहाल अभी तो सब ओके है। ठीक है, 10 मिनट हो भी गया हमको इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्लॉज 1 से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं जब कारो पढ़ाता हूँ तो हर क्लॉज के आगे कुछ हेडिंग डलवा देता हूँ। तो क्लॉज 1 में मैं हेडिंग डलवाता हूँ पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स। पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स। सर हेडिंग डालने से क्या होता है ना, एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हमें रेफरेंस मिल जाता है कि ये क्लॉज 1 बात किसकी कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे बुक भी, आप अगर आप रिफर कर लोगे क्लॉज 1 से क्लॉज 21, कहीं कुछ हेडिंग नहीं लिखी है तो सर याद करने में दिक्कत होती है, जो अल्टीमेटली हमें याद भी करना है। तो अगर आप हेडिंग बना के चलोगे ना तो याद करने में आसान होगा। तो क्लॉज 1 की हेडिंग जो मैंने बनाई है, आपको अच्छा लगे कुछ और आप बना लेना, पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स।
अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला है, हमें ये चेक करना है क्या मेरा क्लाइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, किसका, पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स का। हमें ये चेक करना है कि मेरा क्लाइंट अपने पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि नहीं करता है। दूसरा, हमें ये चेक करना है कि मेरा क्लाइंट उसको फिजिकली वेरीफाई भी करता है कि नहीं करता है एट रीजनेबल इंटरवल्स। तीसरा, हमें ये चेक करना है कि मेरा क्लाइंट अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड मतलब मालिकाना हक अपने नाम पे रखता है कि नहीं रखता है। और अगर नहीं रखता है तो उसको 6 चीजों का डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसको 6 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड आपके नाम पे होनी चाहिए, मतलब कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी को 6 बातों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। वो 6 बातें क्या क्या है, मैं क्विकली आपको बुक में लेके आ रहा हूँ और यहां से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 76 पे आप भी रेफर कर सकते हो, पेज नंबर 76 पे। अगर टाइटल डीड आपके नाम पे नहीं है, मतलब कंपनी के नाम पे नहीं है, तो आपको ये 6 बातों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। सबसे पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है वो बताना पड़ेगा, किसके नाम पे है वो बताना पड़ेगा, क्या वो बंदा डायरेक्टर है, रिलेटिव है कंपनी का, कितने टाइम से वो लेके बैठा है, और लास्ट में क्या रीजन है कि आप अपने नाम पे होल्ड नहीं कर रहे हो, उस बंदे के नाम पे होल्ड कर रहे हो, मतलब मे भी कुछ डिस्प्यूट रहा होगा। ठीक है, 6 बातें क्या-क्या हैं। अगर टाइटल डीड आपके नाम पे नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है, क्या नहीं। उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे है, क्या वो डायरेक्टर है, रिलेटेड पार्टी है, कितने समय से वो आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा है, और रीज़न क्या है कि आपने अपने नाम पे उसको क्यों नहीं किया। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपने अपने पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू किया होगा, तो क्या वो रिवैल्यूएशन आपने किसी एक्सपर्ट से करवाया है, मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है। और अगर आपने रिवैल्यूएशन कराया है, तो क्या उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने 10% से ज़्यादा का चेंज किया है क्या? तो अगर 10% से ज़्यादा का चेंज किया है, तो आपको अमाउंट भी बताना पड़ेगा। आपको अमाउंट ही बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट से चेंज हुआ है। लास्ट पॉइंट कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आपके कंपनी में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या अंडर बेनामी प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला, क्लॉज नंबर 1 बात करता है पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, 5 पॉइंट क्या-क्या है? क्या आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो क्या पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स का? दूसरा, क्या आप उसको फिजिकली वेरीफाई करते हो क्या एट रीजनेबल इंटरवल्स? तीसरा, टाइटल डीड आपके नाम पे है कि नहीं है? चौथा, कि आप पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू करते हो क्या? और रिवैल्यू करते हो तो दैट शुड बी विद द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है? और अगर आप रिवैल्यू करते हो और 10% से ज्यादा का चेंज है, तो आपको अमाउंट ऑफ चेंज ही बताना पड़ेगा। और लास्ट में, क्या आपके कंपनी के अगेंस्ट में या आपके कंपनी के प्रॉपर्टी के केस में कोई बेनामी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही है। ठीक है, 5 बातें आपको याद हो गई। ठीक है, ओके। क्लॉज नंबर 2 पे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड रखूंगा। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ इन्वेंट्री। क्लॉज नंबर 2 की मैं हेडिंग डलवाता हूँ इन्वेंट्री। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आप अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एट रीजनेबल इंटरवल्स। ठीक है, क्या आप अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एट रीजनेबल इंटरवल्स। और दूसरा दूसरा पॉइंट समझने के लिए मुझे आपको कुछ लिखवाना पड़ेगा, नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा इधर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले हेडिंग क्या है क्लॉज 2 की, इन्वेंटरी। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि क्या आप अपने इन्वेंटरी को फिजिकली वेरीफाई करते हो क्या एट रीजनेबल इंटरवल। दूसरा पॉइंट समझाने के लिए मुझे कुछ बातें आपको बतानी पड़ेगी। देखो, हम एफएम में एक चीज पढ़ते हैं कि हमें अपने बिजनेस में क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री भी आती है, ये तो आपने पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री भी आती है। तो वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग हम करते हैं, ये सब चीजें आपने मे बी एफएम जिस भी आप टीचर से कर रहे होगे उसने आपको पढ़ाया होगा। तो इसकी हम फाइनेंसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीसी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, तो सीसी में क्या होता है कि आप बैंक में जाते हो और आप बैंक को बोलते हो कि सर हमें अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है, तो इसके लिए हमें एक लिमिट
सैंक्शन कर दीजिए, हमें एक लिमिट सैंक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो बैंक लिमिट सैंक्शन कर देता है, लेकिन बदले में गिरवी क्या रखता है, तो बदले में वो आपके वर्किंग कैपिटल का हाइपोथिकेशन करता है, मतलब जो आपकी इन्वेंटरीज है उसका हाइपोथिकेशन करता है। अब हाइपोथिकेशन क्या, हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि कस्टडी आप ही के पास रहती है, बस कंट्रोल बैंक के पास चला जाता है, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री रहेगी आप ही के पास। आप खुद सोचो, अगर आप इन्वेंट्री ही बैंक को गिरवी रख दोगे तो आप धंधा क्या करोगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री आप ही के पास रहेगी, लेकिन बैंक कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा कंट्रोल रखता है, ठीक है, कि भाई बंदा इतना पैसा लेके गया 10-12 करोड़ रुपए, तो हमें तो नजर रखनी पड़ेगी ना। तो अब बैंक नजर कैसे रखेगा, तो बैंक आपसे क्वार्टरली या फोर्टनाइटली क्या करेगा, आपसे स्टेटमेंट्स मंगवाएगा। किस चीज का स्टेटमेंट्स, कि भाई आपके पास इन्वेंट्री कितने अमाउंट की है और किस कंडीशन में है, ठीक है। तो वो मंगवाता है, बैंक मंगवाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या चेक करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम ये चेक करेंगे कि कंपनी ने क्या वर्किंग कैपिटल के लिए कोई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करवाई है क्या किसी बैंक से या एफआई से, और कितने की फाइनेंसिंग करवाई है, ऑफ मोर देन 5 करोड़, ठीक है, ऑफ मोर देन 5 करोड़। तो अगर ऐसा है तो हमने जो बैंक के साथ जो स्टेटमेंट फाइल किए हैं, क्या वो अग्री कर रहे हैं, क्या वो अग्री कर रहे हैं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बस हमको इतना चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना। सर इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आप बैंक को, ठीक है, आप बैंक को फॉल्स क्लेम कर रहे हो। आपने बैंक को बोला कि बॉस हमारे पास इतने अमाउंट की इन्वेंट्री है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतने अमाउंट की इन्वेंट्री है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि आप जो क्लेम कर रहे हो, ठीक है, कि हमारे पास इतने अमाउंट की इन्वेंट्री है, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सच में उतने अमाउंट की इन्वेंट्री है भी कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट तो इतना ही बोल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्या ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या आपने वर्किंग कैपिटल के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का कोई लिमिट अपना सैंक्शन करवाया था क्या बैंक्स और एफआई से, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि जो आप रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो बैंक के साथ, क्या वो एग्रीमेंट में है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, बस इतना हम चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक करेंगे। दो पॉइंट क्या क्या है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन आप करते हो क्या ट्रेसेबल इंटरवल्स, और क्या आपने वर्किंग कैपिटल के लिए जो जिसकी लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या उसके लिए आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किए हैं क्या, और अगर फाइल किए हैं तो क्या वो एग्रीमेंट में है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये था आपका क्लॉज नंबर 2। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 पे। ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी बड़ा है, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 3 पे आते हैं, जिसकी हेडिंग में डलवाता हूं लोन्स गिवन। लोन्स गिवन मतलब ये हमारी एसेट हो गई, मतलब हमने किसी को उधार दिया है, तो उधार देना तो एसेट हो गया ना। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट समझा रहा हूँ, एक सेकंड बस थोड़ा सा मुझे जगह बनाने दीजिए। और अगर अभी तक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है आपको, देखिए मेरी तो दो कोशिश होती है कि मैं ऑडिट आपको बढ़िया से समझा भी दूं, मतलब ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट बना दूं मैं कि आप एंजॉय भी करो उसको, और बिना याद करवाए आपको याद भी हो जाए। ये बहुत बड़ी स्किल है, बिना याद करवाए आपको याद भी हो जाए, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है यार, अब बाकी ठीक है जो भी है, पढ़ना तो लेकिन आपको ऐसे ही पड़ेगा। चलिए बाकी ठीक। तो मैं आपको, एक सेकंड, ही क्या हुआ, एक सेकंड, सब ओके है ना। हेलो हेलो माइक चेक, हाँ ठीक है सब ओके है। डेस्कटॉप ऑडियो, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं पढ़ा रहा था आपको क्लॉज नंबर 3, ठीक है, उसका पॉइंट नंबर 1 में आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर ये बोलता है कि आप तो कंपनी हो, ऑब्वियसली कंपनी की ही कार्य रिपोर्टिंग होती है। तो आपने लोन दो तरीके के लोगों को या दो कैटेगरीज के लोगों को दिया होगा, आपने लोन दो कैटेगरीज के लोगों को दिया होगा। एक तो आपके रिलेटेड लोगों को, रिलेटेड लोगों को मतलब जैसे आपने एसोसिएट को लोन दे दिया,
जेवीज को लोन दे दिया, ठीक है, और भी जिसमें चीजें आ गई, ठीक है। एक हो गए अदर देन रिलेटेड, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी बनती है। अब आपको इन्हीं दो कैटेगरी के हिसाब से बताना पड़ेगा कि रिलेटेड वालों का कितना अमाउंट बकाया है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा अदर देन रिलेटेड वालों का कितना अमाउंट बकाया है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली। क्लॉज नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है, क्लॉज नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि कंपनी को एक बाइफरकेशन देना पड़ेगा कि उसने कितना लोन रिलेटेड को दिया, कितना लोन अनरिलेटेड को दिया, और 31 मार्च को कितना अमाउंट अदर देन रिलेटेड से आउटस्टैंडिंग है और कितना अमाउंट रिलेटेड से आउटस्टैंडिंग है। ये है बोल रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट। आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा। कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वगैरह वगैरह। इंडिकेट, आपको क्या बताना पड़ेगा, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सेपरेट डिस्क्लोजर टू, ठीक है, मतलब वही चीज है कि आपको अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आपने कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम योर रिलेटेड पार्टीज और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम योर अदर देन रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। दूसरा, आपने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया है वो सही है कि नहीं, मतलब वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कंपनी के हित में होनी चाहिए। तीसरा, जो आपने लोन दिया है उसके शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट तो रेगुलर है ना, मतलब क्लियर है ना कि भाई सामने वाला बंदा पेमेंट कब कब करेगा, मतलब पहले से सारे आपने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर लिए है ना, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बस ये चीज है कहने का। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अमाउंट ओवर ड्यू है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है और 90 दिन से ज्यादा हो गया पैसा नहीं दे रहा है, तो आपने क्या क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए फॉर द रिकवरी, आपने क्या क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए फॉर द रिकवरी। पांचवा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोन आपने रिन्यू किया हो, एक्सटेंड किया हो, या सामने वाला बंदा लोन चुका नहीं पा रहा है, आपने उसको एक नया लोन दे दिया, उसको आपने एक नया लोन दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा, इस टॉपिक को बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मे भी आप गूगल भी कर सकते हो। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये कंपनी है, कंपनी ने एक बंदे को लोन दिया जिसका नाम है एक्स, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब ये बंदा डेडलाइन मिस कर गया, ठीक है, और उसके बाद पैसे भी नहीं थे, ठीक है, तो ये 1 करोड़ का लोन नहीं चुका पाया। अब कंपनी को तो अपनी पोजीशन अच्छी करनी है, क्योंकि अगर 1 करोड़ का लोन हम डिफॉल्ट कर देंगे तो जो हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, वो तो घबरा जाएंगे, ठीक है, तो हमें अपनी पोजीशन भी अच्छी करनी है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक्स के नाम पे तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे उसकी कोई स्पाउस हो गया, उसका कोई भाई होगा, उसके नाम पे एक फ्रेश लोन एक्सटेंड कर देगी, ठीक है, कितने का, 1 करोड़ का। अब उससे क्या होगा, अब इस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है, अब ये बंदा क्या करेगा, कंपनी को पैसा चुका देगा, मतलब पुराना हिसाब क्लियर। अब ये नया लोन क्या होगा, दिखता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन मतलब कि हमने सामने वाले को नया लोन दिया कि ताकि वो पुराना लोन चुका पाए। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब है कि हमने सामने वाले को नया लोन दिया कि भाई साहब वो पुराना लोन चुका पाए, ठीक है। ऐसा कंपनी क्यों करती है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम अगर यूजर्स को बता देंगे कि भाई हमारा इतना पैसा मर गया, ठीक है, तो यूजर्स तो घबरा जाएंगे, ठीक है। तो वही आपको बताना पड़ेगा कितना अमाउंट आपने रिन्यू किया, कितना एक्सटेंड किया और कितना नया लोन आपने दिया टू सेटल दी ओवर ड्यू लोन्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट यही है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कोई लोन्स आपने ऐसे तो नहीं दिए जिसमें आपने कोई टर्म्स एग्री ही नहीं की, कोई टर्म्स ही एग्री नहीं की, तो आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है अदर देन रिलेटेड पार्टीज। दूसरा, क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली एग्री किए थे क्या। तीसरा, शेड्यूल ऑफ पेमेंट, मतलब सामने वाला बंदा कब का पेमेंट करेगा वो आपने एग्री किया है कि नहीं किया है। फिर अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया, सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपने क्या क्या स्टेप्स लिए फॉर द रिकवरी, ठीक है। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने लोन आपने रिन्यू किए, कितना एक्सटेंड किया, तो वो सब डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। और लास्ट, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन आपने बिना किसी टर्म्स और कंडीशंस के इशू कर दिया, मतलब आपने बोला हाँ भैया ले जाओ, हमें जब इच्छा हो गया मांग लेंगे, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई लोन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 4, और इसकी मैं हेडिंग डलवाता हूँ क्लास में, लोन्स
एंड इन्वेस्टमेंट्स, इसकी मैं हेडिंग डलवाता हूँ क्लास में, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सबसे छोटा क्लॉज है। बस आपको इतना चेक करना है कि अगर आपने लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दिए हैं, अगर आपने लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो आप सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो डिटेल्स प्रोवाइड करो बस। क्लॉज 4 सबसे छोटा क्लॉज है, इतनी बात करता है कि क्या कंपनी ने कोई लोन्स इन्वेस्टमेंट वगैरह दिए हैं, क्या दिए हैं तो क्या सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस किया है, क्या नहीं किया तो बस डिटेल्स प्रोवाइड करो और कुछ नहीं। अब ये दोनों सेक्शंस क्या होते हैं आप लॉ में पढ़ोगे। क्लॉज 5, इसकी मैं हेडिंग देता हूं क्लास में, डिपॉजिट्स। ये भी बहुत छोटा क्लॉज है, ये बस इतनी बात करता है कि क्या आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, क्या किया है तो आपने आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से एक्सेप्ट किया था और आपने सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस किया था कि नहीं किया था। मतलब जो भी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं वो आपने आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से किए हैं और आपने सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सही बात है। चलिए एक बार पांचों क्लॉज एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपके साथ शुरू किया कारो 2020, ठीक है, एक सेकंड मुझे बता दीजिएगा। ज्यादा लिखने से क्या होता है ना, फाइल हैवी हो जाती है, और फाइल जब हैवी हो जाती है तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम हीट होने लगता है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपके साथ शुरुआत की कारो 2020 की। सबसे पहली बात, कारो एप्लीकेबल है बॉडी कॉर्पोरेट के केस में और स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में। मतलब स्मॉल सॉरी, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है, उस केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब सर मैं ये बोल सकता हूँ कि कारो एप्लीकेबल है टू ऑल दी बॉडी कॉर्पोरेट्स, आंसर इज नो। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शन है? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में कुछ कंडीशन है। अगर प्राइवेट कंपनी वो कंडीशन पूरी करती है तभी उसके ऊपर कारो नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा। पहली बात, वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए ऑफ अ पब्लिक कंपनी। उसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू 1 करोड़ है चलेगा। टोटल बोरिंग एट एनी टाइम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ है तो चलेगा। टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब प्राइवेट कंपनीज को हमने एक्सेप्शन में डाला है, बट एक्सेप्शन में डालने के साथ साथ हमें कंडीशन भी अटैच की है। क्लॉज 1 की हेडिंग है पीपीआई इंटेंजिबल एसेट्स। पहला पॉइंट है, क्या आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो क्या पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स का। दूसरा, क्या आप अपने पीपी को फिजिकली वेरीफाई करते हो क्या एट रीजनेबल इंटरवल्स। तीसरा, टाइटल डीड्स आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आपको ये 6 बातों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू किसके नाम पे है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर है क्या, कितने समय से वो होल्ड करके बैठा है, और रीजन, मतलब ऐसा क्या रीजन था कि जब, मतलब ऐसा क्या रीजन था जो आप होल्ड अपने नाम पे नहीं कर पा रहे हो। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 1 का तीनों पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि क्या आपने अपनी पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू किया था क्या, और रिवैल्यू जो किया है क्या वो किसी एक्सपर्ट द्वारा हुआ है क्या, और रीवैल्यू का अमाउंट अगर 10% से ज्यादा है, 10% और मोर है, तो आपको अमाउंट ऑफ चेंज ही बताना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, क्या आपकी कंपनी के अगेंस्ट में, क्या कोई कंपनी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 है इन्वेंट्री। पहला पॉइंट क्या है, हमें ये बताना है क्या हम इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं क्या, और दूसरा, क्या हमने इन्वेंट्री के लिए बैंक से कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कराई थी क्या ऑफ मोर देन 5 करोड़। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हम बैंक को टाइमली बेसिस पे रिटर्न्स भरते होंगे, स्टेटमेंट भरते होंगे। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो आप रिटर्न्स भर रहे हो, स्टेटमेंट भर रहे हो, तो क्या वो एग्रीमेंट में है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो उसमें आप बातें बैंक को बता रहे हो, क्या वो बातें एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लॉज नंबर 3 है लोन्स गिवन। पहला पॉइंट ये, क्या बाइफरकेशन दोगे, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड पार्टी से और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है अदर देन रिलेटेड पार्टी से। दूसरा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे सही हैं, प्री जुडिशियल नहीं है, मतलब कंपनी के हित में है। तीसरा, स्केड्यूल, मतलब आपने पहले से ही सब एग्री कर लिया कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कब कब पेमेंट करेगा। चौथा, कि अगर अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो आपने क्या क्या रीजनेबल स्टेप्स लिया। पांचवा, कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई अमाउंट रिन्यू हुआ है क्या, एक्सटेंड हुआ है क्या, फ्रेश लोन्स मतलब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। लास्ट में हमें ये भी चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया
बिना किसी टर्म्स और कंडीशंस के। मतलब आपने सामने वाले को बोला कि आप अभी ले जाओ, ठीक है, हमें जरूरत होगी मांग लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ टोटल लोन्स इसका परसेंटेज कितना है, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन कितना है। क्लॉज 4 बहुत छोटा है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बस हमको इतना चेक करना है कि जो आप लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट देते हो लोगों को, आप उसमें सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस करते हो कि नहीं करते हो। क्लॉज 5 हमारा था डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम बस ये चेक करेंगे कि अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में कोई मनाही नहीं है, बट अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आपको आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने हैं और सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस करना है। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, इस वाली वीडियो के लिए मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्लॉज 6 ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बाकी आपके जो भी फीडबैक है कैसा लगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।